अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, बढ़ती हुई बेरोजगारी के सबब पाकिस्तान के नौजवान अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं। बड़ी बड़ी जामियात में भारी भरकम फीस अदा करने के बावजूद ये नौजवान अपने मुस्तकबिल को ताबनाक नहीं देखते, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से गुज़िश्ता साल पाकिस्तान से 7,65,000 नौजवान सफर कर चुके हैं और बैरून मुमालिक जा चुके हैं और वहां पर वो रोजगार की तलाश में हैं। इन्हीं 7,65,000 नौजवानों में 94,000 ऐसे नौजवान भी शामिल हैं जो हाईली ग्रेजुएटेड थे, जिनके पास मास्टर्स की डिग्रीज थी, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में रोजगार मुयस्सर नहीं आया। और हम भी इस बात के ऐनी शाहिद हैं कि अगर कोई सरकारी नौकरी 4 से 5 ग्रेड की भी निकलती है तो उसके लिए भी लाखों की तादाद में काबिल, पढ़े लिखे और आला तालीम याफ्ता नौजवान अप्लाई करते हैं और उनकी तादाद हजारों नहीं बल्कि लाखों में होती है। इसी बुनियाद पर अब पाकिस्तान में नौजवान इंक्यूबेशन सेंटर्स की जानिब देखते हैं और एंटरप्रेन्योर बनने का ख्वाब सजाते हैं। इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इंक्यूबेशंस का दौरा करेंगे, साथ ही इन इंक्यूबेशन सेंटर्स में मौजूद स्टार्टअप्स में उन नौजवानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग का मुस्तकबिल क्या है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कराची में, जहां पर पंजाब आईटी बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम इंक्यूबेशन सेंटर रन किया जा रहा है। इस इंक्यूबेशन सेंटर में किस किस किस्म के स्टार्टअप्स हैं, यहाँ पर नौजवानों को क्या सहूलियात मुयस्सर हैं और इस इंक्यूबेशन सेंटर के जरिए पाकिस्तान को एंटरप्रेन्योरशिप के मैदान में क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और आइए आपको विजिट भी कराएंगे कि पंजाब आईटी बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम इस इंक्यूबेशन सेंटर में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। इन्होंने इसे नेशनल एक्सपेंशन प्लान का भी नाम दिया है, जिससे ये जाहिर होता है कि जो एक्सपेंस या जो चीज़ को हम एक्सपेंड करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में कौमी सतह पे, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। इंक्यूबेशन के हवाले से यहाँ पर इस इंक्यूबेशन के जो मैनेजर हैं जनाब उमैर अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं उमैर साहब? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू। हम यहाँ पर आज आए और सबसे पहली बात तो ये कि इंक्यूबेशन का क्या रोल है सोसाइटी के अंदर, इस पर आज हमारा जो है मेन टॉपिक है। तो मुझे ही पहले बताएं कि पंजाब आईटी बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम चल रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये पंजाब आईटी बोर्ड के ज़ेरे तमाम है और इसकी फंडिंग बॉडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी टेलीकॉम, जो MOITT कहते हैं, उसके फेडरल पे है। ठीक है, तो कितना अरसा हो गया यहाँ पर इस इंक्यूबेशन को रन करते हुए? इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुआ 2020 से स्टार्ट हुआ है ये प्रोजेक्ट बेसिकली, और हमें यहाँ पर अराउंड 1.5 साल होने वाला है। इसमें हमने 3 कोहर्ट्स इसके हमने रन कर चुके हैं, कर रहे हैं। 2 कोहर्ट हमारे ग्रेजुएट हो चुके हैं और 1 कोहर्ट हमारा जो है वो भी ऑन रनिंग पे है। इसमें कितने स्टार्टअप्स जो है यहाँ से मैच्योर होके निकले हैं, जो अब पूरा अपना एक बिजनेस रन कर रहे हैं सोसाइटी में? अब तक 20 स्टार्टअप्स यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं। इसमें से अलाइव जो है हमारे ऑलमोस्ट 18 to 17 अलाइव हैं इस टाइम रनिंग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि इसकी पूरी जो फंडिंग का सिलसिला है, इन स्टार्टअप्स को जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड की जा रही है? बिल्कुल, इसमें हमने जो फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है वो स्टाइपेंड पॉलिसी है बेसिकली, और उसमें हम 15,000 पर पर्सन पर मंथ प्रोवाइड करते हैं हर स्टार्टअप के हर मेंबर को। इट्स मीन 4,50,000 रुपीज़ पर स्टार्टअप को मिलता है 6 महीने के अंदर, ताकि इनकी जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर अप हो जाए। नाज़रीन, नेशनल एक्सपेंशन प्लान ऑफ NIC कराची में हम मौजूद हैं और अब हम स्टार्टअप से बातें करने जा रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और किस तरीके से वो लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मदीहा खान। मदिया, आपको खड़े होना पड़ेगा। मदिया, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपका प्रोजेक्ट है, कितने अरसे से यहाँ पर हैं और आपके टीम मेंबर्स कितने? हम 5 टीम मेंबर्स हैं इन टोटल। हमारे स्टार्टअप का नाम इन्वायरो सॉल्यूशंस है, आप यहाँ देख सकते हैं। इन्वायरो सॉल्यूशन? यस, इन्वायरो सॉल्यूशंस। हमारा काम बेसिकली ये है कि हम प्लास्टिक को और रबर को मेल्ट करते हैं और फिर फ्लोरिंग करते हैं। हर तरह की फ्लोरिंग होती है, इंडोर भी आउटडोर भी। इधर इंक्यूबेशन में आप कितने अरसे से? 6 महीने होने वाले, 5 महीने होने वाले हैं, 6 महीने। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अबू जरशिफ सिद्दीकी, मैं फाउंडर एंड CEO इन्वायरो सॉल्यूशंस का। सो बेसिकली हम जब यहाँ पे आए थे तो हम जो है एक रेवेन्यू बेस्ड स्टार्टअप हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसमें हम प्लास्टिक वेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं रोड कारपेटिंग के लिए। आपने सुना होगा पाकिस्तान का पहला प्लास्टिक रोड इंट्रोड्यूस करवाया गया इस्लामाबाद अतातुर्क एवेन्यू रोड पे, जिसमें हमने 10,000 kgs ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कंज्यूम किया है। और हमारा मकसद ये है कि हम आने वाले टाइम पे और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस मुतारफ़ करवाएं पाकिस्तान के, जिसके अंदर साथ साथ हमने एक और सॉल्यूशन लेकर आए हैं जिसमें हम टायर वेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं जॉगिंग ट्रैक्स और जिम फ्लोरिंग के लिए। इन 6 महीनों में यहाँ क्या क्या आपको सक्सेस हासिल हुई? अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 महीनों के अंदर हम न्यूज़ पे फीचर हुए, हमने शेल तामीर अवार्ड जीता है, हमने यंग एंटरप्रेन्योरशिप समिट का अवार्ड जीता है,
और हमने सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें बीइंग ए स्टार्टअप फाउंडर और बीइंग ए स्टार्टअप रनिंग, तो हमें मेंटोरिंग की ज़रूरत होती है। और इसमें मैं कहूँगा कि उमैर भाई ने बहुत भरपूर हमारा साथ दिया है, यानी किसी भी टाइम उनको हम रात में भी तंग करें तो वो रात में भी। मेंटरशिप के साथ साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी ज़रूरत होती है, उसमें इस इंक्यूबेशन ने क्या रोल प्ले किया? जी, हमें अल्हम्दुलिल्लाह स्टाइपेंड मिलती है। इसके अलावा जो हमारा अपना स्टार्टअप रेवेन्यू बेस्ड है, तो हमारी जो फंडिंग वगैरह है उस हवाले से हमें स्ट्रॉन्ग। और आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया 6 महीनों में? 5 मिलियन हम जनरेट कर चुके हैं। 5 मिलियन, बड़ी बात है साहब कि 6 महीनों के अंदर जो एक स्टार्टअप यहाँ पे आए और 5 बंदों की टीम है और एक ऐसी चीज़ लेकर आप आए हैं जो पाकिस्तान के अंदर सड़क के बड़े मसाइल हैं वो भी हल होंगे। बाकी जो स्टार्टअप्स हैं वो भी ज़रा हम चाहते हैं उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सारिम, आपका क्या प्रोजेक्ट है, कितने अरसे से यहाँ पर हैं और उससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं? जी, हम AI पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो स्टार्टअप है टोटल टेक बेस है। हम AI को एक नई तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हम टेक्नोलॉजी को इस तरह ला रहे हैं कि हम एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर या वर्चुअल टीचर आप कहते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिस तरह हम डिफरेंट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म से हम कुछ पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, डिफरेंट पॉडकास्ट होते हैं, तो वहाँ पर हम ऐसा इन्फ्लुएंसर प्रोवाइड करें जो कि ऐसे कोई फिजिकल नहीं होगा, वो वर्चुअल एक इन्फ्लुएंसर होगा, बिल्कुल रियलिस्टिक हमारा एवाटार टाइप ऑफ आप कह दें उसको, हम बना के आपको देंगे। प्रॉपर हमारा डैशबोर्ड होगा जिसके थ्रू आप उसको कुछ भी करने को कहें, इवन आप उसको टेक्स्ट दें, आप उसको कोई भी इमेज दें, जिस पोज में करना है उस पर हम काम कर रहे हैं। कितना अरसा हो गया इस पे काम करते हैं? हमारा अभी 5th मंथ चल रहा है, इस पे हम काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट भी खुद ही कर रहे हैं इसकी? डेवलपमेंट भी हम खुद ही कर रहे हैं। हमारी 6 बंदों की टीम है जिस पे हम सारे मिलके डिफरेंट प्रोजेक्ट पे हमने ब्रेक। आप भी इसी टीम का पार्ट है, डेवलपर है? जी, किस प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट हो रही है? हमारी AI बेस्ड और हम वेबसाइट बना रहे हैं, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं। जैसे कि न्यूज़ एंकर होता है तो वो एक वर्चुअल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल बेस्ड भी हो सकता है कि हम सिर्फ उसको टेक्स्ट दें, न्यूज़ बताएं तो वो उसकी वीडियो जनरेट हो जाएगी, और उसको इमेज दें तो उसकी वीडियो जनरेट हो जाएगी और वो न्यूज़ सही है। यानी नाज़रीन, बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आपकी स्क्रीन पर आने वाले दौर में ऐसे आपको एंकर्स दिखाई देंगे, ऐसे लोग दिखाई देंगे जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। तो एक और यहाँ पे जी स्टार्टअप है कंपनी, और ये आपकी प्रोडक्ट भी यहाँ पे रखी हुई है आई थिंक। वालेकुम अस्सलाम, तो क्या नाम है? स्टार्टअप का नाम है सी प्रिंटो। हम पाकिस्तान की पहली प्रिंट ऑन डिमांड कंपनी है। प्रिंट ऑन डिमांड एक ऐसा सोल्यूशन है प्रिंटिंग का जिसके ज़रिए आप ऐसी प्रिंटिंग होती है जिसमें बल्क प्रिंटिंग नहीं होती, जिसमें ऑन ऑर्डर आपकी प्रिंटिंग होती है। लेट्स से कि एक ऑर्डर प्लेस होता है तभी प्रिंटिंग होती है। इससे फ़ायदा हमारे पास ये होते हैं कि आपको बिजनेसमैन को ज़्यादा इन्वेंट्री मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। लिटिल टू ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से उसका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है और जो है उस वाइडर प्रोडक्ट रेंज वो ऑफ़र कर सकता है अपने कस्टमर्स को। क्या नाम है? मेरा नाम वैस। अच्छा वैस, कितने लोगों की टीम है? हमारी 6 बंदों की टीम है। और किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? हम है ना ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम कर रहे हैं। एक नया शॉपिंग एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, मतलब आईवीआर इंडस्ट्री के अंदर कि आप ग्लासेस अपने ऊपर ट्राई करके परचेज कर सकते हैं वेब। अच्छा, यानी मैंने अगर कोई ग्लासेस खरीदने तो मेरे पास वो फिजिकली नहीं मौजूद और मैं चेक करना चाहता हूँ कि कौन से ग्लासेस मुझ पे सूट करेंगे, ये ऑप्शंस उसमें होंगे? जी, आपका कैमरा खुलेगा और आप है ना वर्चुअली इसको ट्राई कर सकते हैं। कहाँ तक पहुँचे है ये हमने फाइनल कर लिया है, बस अब इसको हम लॉन्च करने पर नहीं है। इसका ये डेमो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, मैं नाज़रीन मैं इसमें इस वक्त दिखाई दे रहा हूँ स्क्रीन पर इनकी, और ये मुझे माइक हटाऊंगा तो ये मुझे मुख्तलिफ ग्लासेस दिखाएगा। चलें ये ट्राई करके एक देख लेते हैं, इसको चेंज भी नाज़रीन करके देखते हैं। अभी हम इसकी एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं, मतलब और रियलिस्टिक लुक लेके आ रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? हमारा जो स्टार्टअप है उसका नाम शिपली है और ये शिपमेंट इंडस्ट्री पे टारगेटेड है। हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि ना शिपमेंट इंडस्ट्री को डिजिटलाइज और ऑटोमेशन की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि जब वो इस वक्त है ना मैन्युअली सारा काम कर रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जबकि हमारा जो सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेशन लाएगा और इसकी वजह से उनका जो टाइम है वो बच जाएगा, उससे उनकी इंडस्ट्री में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाएगी। ये आप पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हैं, कितने लोगों की टीम है? 6 people। डेवलपर्स कितने आपके पास? 3। और उस डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज, प्लेटफॉर्म्स और जो सपोर्ट चाहिए इंक्यूबेशन प्रोवाइड कर रहा है आपको? जी, वो हमें मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा हमें लोगों से भी कनेक्ट करते हैं जो कि हमें इस चीज़ में गाइड कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? समी हुसैन। अच्छा समी, आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं या आपका क्या बिजनेस आइडिया? हमारा जो बिजनेस आइडिया है वो मेडिकल असिस्टेंस है थ्रू AI। तो ये सपोर्ट देगी डायग्नोस्टिक वालों को या हॉस्पिटल्स को? ये डायग्नोस्टिक पे सपोर्ट देगी। बेसिकली हमारा जो एम है वो डायग्नोस्टिक के ऊपर है, मतलब CT स्कैन के ऊपर वो डिटेक्शन और लोकलाइजेशन करके बताएगी विद इन अ मिनट। और बन चुका है ये या किस पोजीशन में? अभी डेवलपमेंट मोड में है और अभी जो हमारा पहला मॉडल है वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज़ के ऊपर है
और इसके अंदर हम इस स्टेज पर हैं कि हम वो हैमराज डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर है या नहीं। क्या पाकिस्तान में पहले से ही सहूलत है? नहीं, पाकिस्तान में नहीं है ये रिसर्च किया आपने, सर्वे किया है? और आप समझते हैं कि जब डेवलप हो जाएगा तो इसकी इंडस्ट्री में नीड होगी मेडिकल साइड पे, हॉस्पिटल्स में? जी नीड है, क्योंकि जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का एक आदमी अगर एक्सीडेंट होता है उसका, और वो उसके लिए 60 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर रेडियोलॉजिस्ट अगर रिज़ल्ट देता भी है सीटी स्कैन होने के बाद, जो कि गोल्डन स्टैंडर्ड है, वो 20 से 15 मिनट लगते हैं। और अगर हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ होके हो रहा है तो वो सिर्फ विद इन 1 और 2 मिनट वो बता देगा कि उसके अंदर हेमरेज है, उस कहाँ है, किस एरिया के अंदर है। अच्छा उमर साहब, ये बड़ी मोटिवेशन की भी नीड होती है स्टार्टअप्स को, क्योंकि एक तो ये अपना बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं, फिर फाइनेंस की भी इनको नीड होती है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इनकी हौसला अफजाई हो। उसके लिए यहाँ पे क्या इंतजाम है? उसके लिए हमने डिफरेंट चीज़ें इसमें हमने तय की होती हैं कि हम एक तो स्पीकर्स ऑन बोर्ड रखते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर रखते हैं ऑन बोर्ड, फिर इनको इंकरेज करते रहते हैं हर वीकली तौर पे कि इनको मोटिवेट करते रहें। इंडस्ट्री के लोग अलाइन हैं आपके साथ? कोई कंसोर्शियम बना हुआ है आपका? अभी हमने रिसेंटली जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑन बोर्ड लिया हुआ है और उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। हमारा MOU कुछ दिनों में हो जाएगा इंशाल्लाह। इस तरह, क्योंकि ये पंजाब IT बोर्ड है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सेंटर्स बने हुए हैं वो ऑन बोर्ड हैं हमारे। आज हम नेशनल एक्सपेंशन प्लान NIC कराची के अंदर हम मौजूद थे और पंजाब IT बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम ये चल रहा है। कुछ स्टार्टअप से हमने आपकी वाकफियत करवाई, उनके बिजनेस आइडियाज़ क्या हैं जिस पे बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी आपके सामने हमने रखा। अब हम नेक्स्ट फेज में आपको ये बताएंगे कि कराची के स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, वो जो है अपने माइंड में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर क्या तसव्वुर रखती है और वो क्या ये समझते हैं कि इतना आसान है पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन बनना या इंक्यूबेशन उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इस पे भी हम बात करेंगे। नाजरीन, बढ़ती हुई बेरोजगारी और बदलती हुई टेक्नोलॉजी ने लोगों को ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो अपने मुआशी निजाम की बेहतरी के लिए अब ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए। और पाकिस्तान में इसी चीज को बेदार करने के लिए जो सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा किया है वो रेहान अल्लाहवाला साहब ने अदा किया है। आज हम रेहान अल्लाहवाला साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या वाकई ऑनलाइन अर्निंग के जरिए एक इंसान अपने घर का या अपनी जात का मुआशी निजाम बेहतर कर सकता है और पाकिस्तान के मुआशी निजाम पे इसके क्या असरात मुरत्तब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, कैसे मिजाज हैं जनाब? माशाल्लाह, आपने लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप का भी जज्बा बेदार किया, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ भी आप लेकर आए और सबसे बढ़ के ये कि आपने लोगों को ये बताया कि यूट्यूब के जरिए और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए 1 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं। एक तरफ लोग बेरोजगारी की बातें करते हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप उनको दिखा रहे हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी से वो मुस्तफीद नहीं हो पा रहे, क्या वजह है? हर नई चीज़ से हम खौफ खाते हैं। इंटरनेट की आमदनी के अंदर भी लोग स्कैम से डरते हैं, कभी सोचा नहीं है, कभी देखा नहीं है। जब तक लेफ़्ट राइट सामने या पीछे इंटरनेट से आमदनी वाला नहीं आएगा तो उनको यकीन नहीं आएगा। या पुप्पी का लड़का नहीं कर रहा होगा और पुप्पी डांट के नहीं कहेंगे मियाँ चलो तुम भी शुरू हो जाओ, मुझे लगता है ये फैलेगा नहीं। आप ये समझते कि हमारा जो निसाब है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसमें तो ये चीज़ें कहीं शामिल ही नहीं है? फ्रीलांसिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक ग्रेजुएट के माइंड में ये होता है कि मुझे नौकरी करनी है डिग्री के बाद। टेक्नोलॉजी की वजह से रेवोल्यूशन आया है जो कि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। ना लोग तैयार हैं, ना गवर्नमेंट तैयार है, रो सब रहे हैं, परेशान सब हैं, लेकिन वो इस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। समझने की कमी है, समझाने की कमी है। टेलीविज़न के ऊपर जिस तरह से कोरोना के इश्तिहार हर 10 मिनट बाद आते थे ना, मास्क लगा लो, मास्क लगा लो, हाथ धो लो, मास्क लगा लो, उसी तरह से हमें बार बार बावर कराना पड़ेगा कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, कोई झांसेदारी नहीं है। जिस तरह से ख़राब बिरयानी की दुकान हो सकती है, इस तरह से ख़राब फ्रीलांसिंग की दुकान भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिरयानी ख़राब डिश है। चीज़ सही है, उसको आप मेहनत करें, समझें तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या कोई सोशल टैबू बन गया है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी मैं फ्रीलांसर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ या मैंने अपना स्टार्टअप लिया है, उसे ना इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है, ना इज्जत मिलती है? वो दूसरा आदमी उसके मुकाबले में कहता है जी मेरी नौकरी हो गई है किसी बैंक में या किसी कॉरपोरेशन में, तो उसको बड़ी पजीराई भी मिलती है। क्या वजह है? समझ, इल्म। आज से कोई 200 साल पहले तो इस तरह की नौकरियां नहीं होती हैं, तो कोई नौकरी का बोलता होगा तो वो टैबू समझा जाता होगा। तो जब कल्चर बन जाता है, जो कलेक्टिव आदतें हैं कल्चर, हमारी आदतों के अंदर अभी तक हमारे सामने चीज़ें नहीं आ रही, जैसे जैसे ज़्यादा आना शुरू होंगी लोग समझना शुरू कर देंगे और लोग अडाप्ट भी करेंगे, बट इट विल टेक टाइम। अच्छा, कैनवा के टूल्स यूज़ करते हुए फाइवर पे या मुख्तलिफ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के, वहाँ तक तो मामलात समझ में आते हैं,
लेकिन हमारी पाकिस्तानी यूथ ने जो ये नज़रिया बना लिया है कि टिकटॉक पे वीडियोस बनाने से, सेलिब्रिटी बन जाने से, यूट्यूबर बन जाने से, वीलॉगर बन जाने से हम पैसा भी कमा सकते हैं, शोहरत भी मिल सकती है, और पढ़ाई लिखाई जो एक मुआशरती जिम्मेदारियाँ हैं उससे वो लापरवाह हो गए। ऐसा आप समझते हैं कि? मैं तो टिकटॉक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि टिकटॉक ने हमारे लोगों के अंदर से झिझक कम की है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे थे वो तो बात नहीं कर सकते थे। तो टिकटॉक की वजह से कम उन्होंने बात तो करना शुरू करी। अब वो कुछ उसमें हद से भी गुजर जाते हैं, तो उसमें वो एक काबिल डिबेट बात है कि कुछ ज़्यादा ही हद से निकल जाते हैं। लेकिन टिकटॉक एक अच्छी चीज़ है, और अब टिकटॉक के ऊपर अमेज़ॉन की तरह मार्केट प्लेस आ रही है, तो आप टिकटॉक के ऊपर चीज़ें बेच भी सकेंगे, आपकी दुकान भी खुल जाएगी। तो अगर आप मशहूर हैं टिकटॉक पे, तो आप अपना मंजन भी वहाँ पे आराम से बेच सकेंगे। आप बना रहे हैं कि फिर रेहान का मंजन है, इस्तेमाल कर लो, तो आसान हो जाएगा। अच्छा, हर कोई ये चाहता ज़रूर है और वो उसकी ख्वाहिश भी होती है मैं भी अर्निंग करूं, मेरे पास भी जो है ना पैसे आ जाएं और मैं भी इंटरनेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर लूं, और एक तरफ झिझक भी है। आप इस चीज़ को मिटाने में कैसे कामयाब होंगे? मैं तो कामयाब नहीं होऊंगा, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना पैगाम पहुँचाना शुरू किया, वो विदाई थे ना, टीचर थे, तो अल्लाह ताला ने उनको बताया कि आपका काम जो है ना सिर्फ मैसेज देना है, हिदायत देना नहीं है। तो मैं तो मैसेज दे रहा हूँ, हिदायत अगर किसी को मिल जाती है बहुत अच्छी बात है। मैं 100 आदमी से बात करता हूँ तो 5 लोगों को समझ आती है, 1 चल के आता है। ये परसेंटेज बढ़ती जा रही है, 20 साल में ये परसेंटेज बढ़ती जा रही है। क्या लोग खुद से भी सीख सकते हैं गूगल की मदद लेके, या कोई ट्रेनिंग सेंटर्स हों इसके लिए, इंस्टीट्यूट हों, वहीं पे उनको एडमिशन लेना पड़ेगा? बिल्कुल खुद से सीख सकते हैं, और मैं हमेशा से यही बोलता आ रहा हूँ कि खुद से सीख लो। लेकिन जैसे पानी है ना, समंदर हमारे सामने है, तैराकी खुद से सीखी जा सकती है, लेकिन क्योंकि उनको डर है, उन्होंने सुना है कि मेरी फुप्पी के लड़के का दोस्त था वो डूब के मर गया था, तो पानी के पास भी नहीं जाते। तो अगर वो पानी में उतरना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता उनको तैराकी आ जाएगी। समंदर भी मौजूद है, खुद भी मौजूद हैं, लोग तैर भी रहे हैं उनके सामने, लेकिन उनको वो चाहते हैं कि कोई मेरा हाथ पकड़ ले और आहिस्ता आहिस्ता ले जाए। लेकिन कुछ जो इंसान होते हैं वो पहुंच जाते हैं समंदर के अंदर। सही है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया यूज़र्स की अगर हम तयन कर सकें तादाद का, आपके अंदाजे के मुताबिक क्या तादाद होगी? 65 मिलियन तकरीबन फेसबुक कहता है हमारे यूज़र हैं, 80 मिलियन के करीब यूट्यूब कहता है हमारे यूज़र हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एंटरप्रेन्योरशिप में अब पूरे अपने कोर्सेज शुरू कर लिए हैं, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। इसका और क्या मैकेनिज़्म हो सकता है कि आसान बनाया जाए और एक आम बच्चे तक जो है ना इस बात को पहुंचाया जाए कि इस टूल से, इस इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप से वो अर्निंग की तरफ आए? देखिए ना, आप सुबह टीवी खोलें, शाम टीवी खोलें तो किसी एक्स पॉलिटिशियन की बातें हो रही होती हैं, किसी एंटरप्रेन्योर की बातें नहीं हो रही होती, किसी यूट्यूबर की बातें नहीं हो रही होती, ऑनलाइन अर्निंग की बातें नहीं हो रही होती। जब बात ही नहीं होंगी तो हज़रत अली का कौल है कि जो करना चाहते हो उस चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर दो। तो जब हम करना ही नहीं चाहते तो फिर उसकी बात नहीं करते तो वो होता नहीं। सही है। चलिए साहब, लास्ट बस मुझे ये बता दीजिएगा कि 5th जनरेशन 6th जनरेशन की हम बातें सुनते हैं और लोग कहते हैं कि यही फेसबुक, यही ट्विटर, यूट्यूब, यही सोशल मीडिया जो है ना वेपन भी है। तो ये हम अपनी कौम को कैसे समझाएं कि इसको नेगेटिव यूज़ में ना आ जाएं, किसी ऐसी अफवाह फैलाने का वो जिम्मेदार ना बन जाए जिससे मुल्क की सलामती को या मुल्क में किसी भी तरह का नुकसान कर पाओ? एजुकेट करना होगा कि अगर आपको कोई ईमेल आई है कि आपके $10 मिलियन निकल आए हैं तो वो स्कैम है, वो असली नहीं है। ये एजुकेट करना होगा। ना टीचर को समझ है, ना स्टूडेंट को समझ है, ना पेरेंट को समझ है। एजुकेट करना पड़ेगा, और एजुकेशन टाइम लेती है। ये सारी चीज़ें जो टाइम लेती हैं। और अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम 2023 के में बैठे हुए हैं, पहला महीना है, सिर्फ 1.5 महीने पहले एक ChatGPT रिलीज़ हुआ है, जिस ChatGPT की वजह से इस पूरी दुनिया का टोटल डायरेक्शन चेंज हो गया है। गूगल सर काँप रहा है कि अब हमारे साथ क्या होगा। तो गूगल जैसी कंपनी जो $1000 बिलियन से ज़्यादा की हो, वो काँप रही है कि एक छोटा सा कंपनी आके उसको डिसरप्ट कर सकती है। तो ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाजरीन, कहना इनका यही है कि एक अपॉर्चुनिटी तो मौजूद है, लेकिन उसको, उसके फ़ायदे को आवाम तक पहुंचाने में भरपूर किरदार अदा करना होगा, लोगों को भी, हुकूमत को भी, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी, ताकि लोग इस बात को समझ सकें कि गुर्बत से निकलने का अगर अब कोई वाहिद रास्ता है तो वो फ्रीलांसिंग है और यही ऑनलाइन टूल्स हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल है। मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ, इसको मैं रेहान सेंटर कह सकता हूँ, एक इंक्यूबेशन भी कह सकता हूँ, जहाँ पे हर उम्र का शख्स, चाहे उसकी कोई भी एज हो, वो यहाँ पर सीख रहा है। और वो सीख क्या रहा है?
अपने रोशन मुस्तकबिल को वो कैसे मजीद ताबनाक बना सकता है, कैसे वो लाखों रुपए ऑनलाइन कमा सकता है। मुफ्ती साहब मुझे पहले तो ये बताएं, रियान साहब ने कहा कि लोग हराम हलाल समझते थे और इसमें एक मजीद एक डिबेट पैदा की गई, ये हम सब जानते हैं, तो कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व किया गया? सबसे पहले तो रेहान भाई ने मेरी जहन साजी की, मैं इनको अपना उस्ताद मानता हूँ और इस लिहाज से कि जब एक आलिम मुफ्ती इस फील्ड में आता है तो जाहिर सी बात है उसको खुद होती कि यार ये क्या चीज़ जायज़ है कि नाजायज़ है। तो मेरे सवालात के तमाम जवाब सर ने दिए। उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि जब मेरे जैसा बंदा जो हमारे तबके के लोग हैं उनको अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई ये चीज़ बिल्कुल नाजायज़ नहीं, बिल्कुल जायज़ और हलाल तरीका है। बस मेथड थोड़ा अलग है कि आप कहीं जाके मेहनत करते हैं, एक आप फ्रीलांसिंग के जरिए मेहनत करते हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। हर पाकिस्तानी कमाएगा, हर पाकिस्तानी कमाएगा, पाकिस्तान तो ये एक मकसद है जो ये विजन हम डालते रहते हैं। बाकी हमने कितने कमाने, इस कितने कमाने, 1 लाख तो कमाना सीखे। फिर रेहान भाई कहते हैं इससे बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मनाहिल असदुल्ला। अच्छा, कितने अरसे से यहाँ पर? मुझे 6 मंथ हो गए। क्या क्या सीखा 6 महीनों? कैनवा सीखा, फाइवर और बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसके ऊपर हम लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। वो बहुत ऐसी चीज़ें सीखी हैं हम लोगों ने। और चैट जीपीटी। अर्निंग शुरू किया आपने? जी माशाल्लाह से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई। फाइवर के ज़रिए कमाना है या मैंने यूट्यूब के ज़रिए कमाना है, कुछ बैकग्राउंड बना हुआ था? बैकग्राउंड तो मेरा सर से जो है बात करने के बाद, इनकी वीडियोस देखने के बाद, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो एक हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ पर लेके आना। तो इनके थ्रू जो है मैंने कैनवा, फाइवर पे जाके किस तरीके से अर्निंग की है, माशाल्लाह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा रही हूँ। हैंडसम अमाउंट इनकी वजह से मैं कमा रही हूँ। एक हाउसवाइफ होके मैं यहाँ से सीख के घर में बैठ के अब कमा रही हूँ, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। ये एक छोटी बच्ची भी है नाजरीन इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने साल की हो तुम? मैं 13 साल की हूँ। 13 साल में क्या क्या सीख लिया तुमने यहाँ पे? यहाँ पे तो आए हुए मुझे 4 माह हुए हैं और यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे में पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी से भी बात कर सकूँ, पर इधर आके मेरे में कॉन्फिडेंस आया है और मैंने कैनवा, फाइवर भी सीखा है। और कैनवा पे मैंने काफ़ी सारी स्किल्स सीखी हैं, जैसे फेसबुक पोस्ट और बिजनेस कार्ड और भी काफ़ी सारी स्किल्स। ये भी अभी मुझे पता चला यहाँ पे कि ये बच्ची कभी स्कूल नहीं गई। वाकई स्कूल नहीं गई कभी? नहीं, मैं स्कूल नहीं गई, मैं बीमार हो गई थी जिसकी वजह से मेरा स्कूल छूट गया, मैं जा नहीं पाई। अच्छा, तो तुम स्कूल कभी नहीं गई और इंटरनेट से वाकफियत, कैनवा, फाइवर, ये टेक्नोलॉजी तुम्हें कैसे समझ आ गई फिर? ये बस मुझे शौक था मोबाइल पे काम करने का, लैपटॉप पे। तो मेरे बाबा ने वीडियोस देखी, तो इसी तरह फिर मुझे भी दिखाई मेरे बाबा ने, और मैं रेहान सर से मिली तो मैं बहुत मुतासिर हुई और बस इसी तरीके से फिर मैंने सीख लिया, क्योंकि मुझे मोबाइल का सीखने का शौक है। असल में अब हमारे पास आगे एजुकेशन पे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि हमारी जो आगे वाली जनरेशन है या यूथ है, हम चाहते हैं कि हम बच्चे इतने इस्टेब्लिश हो जाते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि हमें खुद अपने एक्सपेंसेस उठाने चाहिए। तो मैं इस तरीके से, जिस तरह हम सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा हमें एडिक्शन होती है, हम एडिक्ट होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो मैंने सर रेहान की वीडियो देखी, दैन उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि यार क्यों ना अच्छा हो कि मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस, अपने एक्सपेंसेस खुद पे करूँ। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे मैं जो है अपना काम दिखाती हूँ, तो वहाँ मेरी सेल हो रही है। लोकल जो है क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, कैंपेन्स वगैरह भी मिल रही हैं। और फिर क्या लग रहा है आगे मजीद इम्कान है, कामयाबी मिलेगी? जी इंशाल्लाह। जब हम यहाँ आए थे तो हम कुछ नहीं कमा रहे थे, लेकिन अब इंशाल्लाह कि हम एजेंसी की तरफ जा रहे हैं, हम एजेंसीज अपनी बना रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो अब हमें जो है लोकल क्लाइंट्स के साथ साथ हम इंटरनेशनल क्लाइंट की तरफ भी जा रहे हैं। तो अर्निंग तो हमारी स्टार्ट हो चुकी है और इंशाल्लाह ये कि हम जो है मज़ीद मंथ में आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह 1 लाख से ज़्यादा कमाएंगे। मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, मुझे मेंटोर बनना है और मुझे ऐसे दुनिया को दिखाना है कि एक हाउसवाइफ भी बहुत कुछ कर सकती है। ये सब फ्रीलांसर आगे चल के पाकिस्तान की मईशत में एक भरपूर किरदार अदा करने वाले हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत में बल्कि सोसाइटी के अंदर ये वो रोल मॉडल्स बनेंगे, एग्जाम्पल्स बनेंगे कि इनको देख के बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे और वो फ्रीलांसिंग की तरफ आएंगे। कम से कम बेरोजगारी की शरह में किसी हद तक कमी जरूर वाक़ होगी और इंशाल्लाह अगर इस मिशन में रेहान साहब और उनकी टीम कामयाब होती है तो फिर पाकिस्तान की मईशत पर इसके मुस्बत असरात मुरत्तब होते हुए हमें दिखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इकरा यूनिवर्सिटी कराची में और यहाँ पर हम तलबा और तालिबात से बात करेंगे कि जॉब करनी चाहिए या एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ती जा रही है वो बच्चे, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल अपने बारे में क्या सोचता है, इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका?
अहमद। अच्छा अहमद, ये बताएं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, तो आप क्या सोचते हैं, जॉब करना अब जो है ज़्यादा बेस्ट है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए? अपना बिजनेस करना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन उसके लिए फाइनेंस नहीं होता, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो क्या मैकेनिज्म कैसे सेट होगा? देखें, सेविंग्स होनी चाहिए कुछ इंसान के पास, पेरेंट्स भी होते हैं, और इसके अलावा आजकल के दौर में बिज़नेस अच्छा है क्योंकि आपके पाकिस्तान में इकोनॉमिकल रेट्स के हवाले से गवर्नमेंट जॉब भी नहीं बची हैं अब तो कुछ। यार देखा जाए तो आई थिंक जॉब, वैसे अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो बेस्ट है, वरना आई प्रीफर बिजनेस। बिजनेस को प्रेफर करेंगे। अच्छा, कौन सा आपका ईयर है ये भी बता दें? मेरा 3rd ईयर चल रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। जॉब करना चाहती हैं या बिजनेस शुरू करना चाहती हैं ग्रेजुएशन के बाद? बिजनेस। बिजनेस, तो कौन सा बिजनेस होगा वो? आर्ट से रिलेटेड, शायद आर्ट से। इसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? ये तो अभी मुझे इतना नहीं पता। लेकिन आप विलिंग है कि बिजनेस हो? I've just started my university. मैंने करनी है शादी। शादी करनी है तुमने? बस, और कुछ नहीं करना, जॉब भी हो जाएगी। तो शादी करने से पहले तुम्हें नौकरी या बिजनेस कुछ तो बताना होगा अपने ससुर को। नहीं ना, वो आएगी, वो लेके आएगी। जो आएगी वो लेके आएगी? हाँ ना, ऐसे ही तो होता है। अच्छा, तो वो इन्वेस्टमेंट लेके आएगी? ना, ऐसा होता है ना, नसीब से नसीब जुड़ता है तो आपका किस्मत खुलता है। अच्छा, तो ज़्यादा नसीब खुलता है तो ज़्यादा किस्मत खुलता है। लेकिन अब तुम पढ़ रहे हो, यहाँ से ग्रेजुएट करोगे, ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाएगी तुम्हारी, तो उसके बाद क्या नौकरी के लिए पहले स्टेप लोगे या फिर क्या स्टेप होगा? नौकरी तो अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, नौकरी तो अभी भी चल रही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि इतना आसान है बिजनेस करना? इतना आसान नहीं है, खुद को करना पड़ता है। सरमाए का बंदोबस्त कैसे करेंगे? आपका क्या प्लान है? बिजनेस का प्लान है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? मेहनत करें, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और क्या। घर वाले सपोर्ट करेंगे अगर आप बिजनेस करेंगे? सब कोर्स। कुछ स्टूडेंट से हमने यहाँ पे बात की जो अनएम्प्लॉयमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये बेहतर समझते हैं कि जॉब से ज्यादा बेहतर उनके लिए अपना बिजनेस शुरू करना होगा। अब हम इकरा यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ आपको लेकर चलेंगे, जहां पर कुछ स्टार्टअप से भी आपको मुतारिफ कराएंगे और वो क्या समझते हैं कि एक इंक्यूबेशन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टार्टअप को एक मैच्योर बिजनेस बनाने में, इस पे भी हम बात करेंगे। इकरा यूनिवर्सिटी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ स्टार्टअप्स हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनके बिजनेस आइडियाज़ क्या हैं और इस इंक्यूबेशन में वो क्या अपने आइडिया को किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं या फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सनी तारिक। सनी तारिक, ये बताएं कि इस इंक्यूबेशन सेंटर में कितना टाइम हो गया? इट्स बीन अ मंथ। इस पूरे एक महीने में आपने जो आपका बिजनेस आइडिया है कहाँ तक उसको पहुँचाया है? ओके, तो मेरा बिज़नेस तो वैसे 1 साल से रजिस्टर्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 महीने से काम कर रहा हूँ। और जो आइडिया है मेरा, क्योंकि मुझे एक स्पेस मिल गया यहाँ पे, स्पेशली मुझे स्टूडेंट्स की रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो अगर आप बिज़नेस ग्रोथ की बात करें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक बूस्ट मिला है यहाँ पे आते हुए। एक अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छा टाइमलाइन मेरे पास, 12 घंटे के लिए काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। ये इंक्यूबेशन सेंटर आपको फ्री टाइम दे रहा है? बिल्कुल। कितना, मतलब 12 घंटे तक आप यूज़ कर सकते हैं इस जगह को? जी हाँ, सुबह 9 से रात 9 तक। क्लाइंट ये नहीं सोचेगा कि आप अगर एक बिजनेस कर रहे हैं और आप एक इंक्यूबेशन में बैठे हुए हैं तो अभी शायद आपका वो लेवल नहीं है, अभी आप बहुत यंग स्टार्टअप हैं, मैच्योर होने में वक्त लगेगा, वो आप पे रिलाई कैसे करे? मेन क्वेश्चन ये। देखें, इसके अंदर 2-3 चीज़ें, ये इट्स अ वेरी वाइड क्वेश्चन दैट यू आस्क। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखें, मैं स्टार्टअप हूँ, तो हमारा जो ऑफरिंग्स होती हैं वो भी एक स्टार्टअप को लेके हैं। आई एम नॉट लाइक ओगिलवी की तरह, तो मैं नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से होती हैं और क्लाइंट भी हमारे साथ वही एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहे होते हैं कि वो किसी एक स्टार्टअप को ही हायर कर रहे हैं अपने काम के लिए। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो भी कॉस्टिंग है, लेट्स से, तो वो इट्स नॉट दैट हाई कंपेयर टू अ फुल फ्लेज्ड बिजनेस। तो क्लाइंट को ये बात मालूम होती है, उसका एक जहन बना हुआ होता है। अच्छा, थोड़ा सा अपना बिजनेस आइडिया भी शेयर करें। हमारा जो काम है बेसिकली, मेरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी, जो हमारा मॉडल है वो बेसिकली ये है कि क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस, जो टीम का कलेक्टिव एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 15 साल का है एजेंसीज़ के अंदर काम करते हुए। तो हमारा व्हाट वी हैव सीन इज कंज्यूमर मॉडल होता है, कंज्यूमर फनल होता है, जिसके अंदर आप हर क्लाइंट को जो है फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टिल एडवोकेसी तक लेकर जाते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है, हम लोग क्लाइंट को बिजनेस लाने में मदद करते हैं, इन शॉर्ट। थैंक यू सनी, आपने इस हवाले से हमें बताया। इंक्यूबेशन में नाजरीन ये सूरत हाल होती है कि जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं इन स्टार्टअप्स को, उसको ये अवेल करते हुए अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक जलालुद्दीन। अच्छा मलिक जलाल, ये बताइए कि कितने अरसे से इस इंक्यूबेशन में हैं और इस इंक्यूबेशन से आपको क्या क्या सपोर्ट मिल रही है अपने बिजनेस को प्रमोट करने में? बेसिकली मेरी अपनी एक कंपनी का स्टार्टअप है, उसका नाम
पायनियर्स हब है। तकरीबन 1.5 साल तो मुझे यहाँ इंक्यूबेशन में हो गए हैं और बेसिकली जो मेरा स्टार्टअप था वो अपने इंटरनेशनली क्लाइंट्स के साथ था। फिर मैंने ये कि अपनी कंपनी का स्टार्टअप किया, रजिस्टर्ड करवाया। अब हम ये कि डोमेस्टिक लेवल पे भी हम लोग सर्विसेज डिफरेंट किस्म की दे रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ इंक्यूबेशन में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो वाकई आपके बिजनेस के लिए सपोर्टिव हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इकरा यूनिवर्सिटी इज़ गिविंग अस अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन फॉर्म ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशन, जहाँ हम इनका कॉन्फ्रेंस रूम भी डिप्लॉय कर रहे होते हैं और हमारा एक बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं अपने स्टार्टअप्स के लिए। एंटरप्रेन्योर आप बन रहे हैं और इसके लिए बड़ा एक जज्बा चाहिए होता है, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि आपको शुरू में रेवेन्यू आता हुआ नहीं दिखाई देता। इतनी हिम्मत, इतनी कंसिस्टेंसी, कहीं ये नहीं आता दिल में ख्याल कि यार जॉब ही कर लूँ, कहाँ पड़ गया किस चक्कर में? बिल्कुल ख्याल आता है। स्टार्ट में जो आपका 1 ईयर होता है ना, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, क्योंकि आप मार्केट में न्यू हैं, आपकी कोई नेटवर्किंग नहीं है, कोई आपको प्रोजेक्ट नहीं दे रहा, तो हर्डल्स तो बहुत ज़्यादा ही हैं। 1 साल के बाद जैसे आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका एक ट्रस्ट डेवलप होता है डिफरेंट बिजनेसेस में, तो फिर आपके पास प्रोजेक्ट्स आना। बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया मलिक जिलाल। तो नाजरीन, ये वो सूरत हाल है कि एक बड़ा हौसला चाहिए होता है एक नौजवान को कि वो अपने जहन से पहले तो ये ख्याल निकाल देता है कि जी मैंने नौकरी नहीं करनी, लेकिन 1 साल का अरसा कम नहीं होता। इस 1 साल में उसे बड़ी हिम्मत और अपने अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करनी होती है कि नहीं, अगर मुझे रेवेन्यू नहीं भी जनरेट हो रहा लेकिन मैंने अपने मिशन से पीछे नहीं हटना, मैंने एक एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर कम से कम 5 से 10 जॉब्स फौरी तौर पे क्रिएट कर सकता है अगर उसका रेवेन्यू मॉडल चल पड़ता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूथ डेवलपमेंट सेंटर के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जनाब हबीबुल्लाह साहब। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हबीब साहब, बताइएगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से, महकमा उमूर नौजवानान की जानिब से क्या इक़दामात हो रहे हैं नौजवानों को एम्पावर्ड करने के लिए और बेरोज़गारी का खात्मा करने के लिए? अच्छा, इन पर्टिकुलर उमर अगर हम बेरोज़गारी के हवाले से बात करें या माशी इस्तेहकाम, इकनॉमिक एम्पावरमेंट के हवाले से बात करें, तो ये हमारी सिंध यूथ पॉलिसी का हिस्सा है जो 2018 में हमने लॉन्च की थी। हम इस पर कई एक्टिविटीज़, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और दीगर ट्रेनिंग्स इस पर करवा चुके हैं और इसमें एक मेजर इनिशिएटिव इस वक्त जो हमने ले लिया है, अप्रूवल्स उसकी हो चुकी हैं, वो एक इंक्यूबेशन सेंटर का है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सतह पर ये पहला इंक्यूबेशन सेंटर है जो नौजवानों को एम्पावर कर रहा है उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, बिजनेस की तरफ या नए स्टार्टअप्स की तरफ। इसको हमने 2 हिस्सों में बाइफिकेट किया है। एक इसका टेक स्टार्टअप है और एक इसका जनरल इंक्यूबेशन है। टेक स्टार्टअप में क्योंकि दुनिया स्पेशली कोविड के बाद एक रेडिकल चेंज आया है, बिजनेस तमाम वर्चुअल होने जा रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं, वेब डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये तमाम चीज़ें टेक स्टार्टअप की तरफ से जो है वो हम करवा रहे हैं। और जनरल इंक्यूबेशन में हम इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और सर्विसेज के शोबे को फोकस कर रहे हैं। इसमें कई नौजवान अब तक जो है वो ट्रेनिंग्स हासिल करके अपनी कारोबार का, अपनी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसका इफ्तिताह कर चुके हैं, उस तरफ जा चुके हैं और मज़ीद जो है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये एक और बड़ा अच्छा एडिशन साबित हो। एक एप्लीकेशन अपनी तैयारी के आखिरी मराहिल में है जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी पूरे सिंध के नौजवानों को, चाहे वो कराची से ताल्लुक़ रखता हो या वो कश्मीर और जैकबाबाद के फारफरलंग एरियाज़ में हो, और वो एक्सेस होगा तमाम नौजवानों के लिए। उस पर नौजवान ना सिर्फ अपनी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बल्कि अपनी दीगर प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ जो वो चाहते हैं, जिन ट्रेनिंग्स को चाहते हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस वो करवाना चाहते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, वो वहाँ से वो रिक्वेस्ट भी दे सकेंगे और उसकी अपडेट भी ले सकेंगे। तो इंशाल्लाह वो ऐप भी हम जल्दी iOS पे और एंड्रॉइड दोनों पे लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह साहब, थैंक यू। आज प्रोग्राम आवाज में हमने लोगों की आवाज और बिलखुसूस इंक्यूबेशन सेंटर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आवाम ये जान सके कि अगर मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसके अलावा उनके पास एक बेहतर रोजगार के कौन कौन से जराए मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।